ओके, तो डिविडेंड कैसे बांटा जाता है, एक कंपनी डिविडेंड कैसे बांटती है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? स्टैंडर्ड 12th, स्टैंडर्ड 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इसके अंदर डिविडेंड एज वेल एज इंटरेस्ट कैसे पे आउट होता है ये भी मैंने दिया है। हाँ, ये सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं है, इंटरेस्ट भी किस किस को पहले पे किया जाता है ये है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट में से निकाला जाता है डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन कैश वाला आइटम है कि नॉन कैश आइटम मेरे, ये बता दो मुझे। डेप्रिसिएशन जो है वो कैश वाला एक्सपेंस है या नॉन कैश एक्सपेंस है, ये बता दो मुझे। एग्जैक्टली, इट्स अ नॉन कैश डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली कैश में डेप्रिसिएशन नहीं जाता है। ओके, सो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर फॉर अस। तो पहले काटा जाता है डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसको कहा जाता है बेटा जी, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट इज कॉल्ड एज पीबीआईटी। फिर उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर होल्डर्स को। आया समझ में? सबसे पहले जो पे होते हैं वो है डिबेंचर होल्डर्स, उसके बाद पे होते हैं डिपॉजिटर्स। आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे किया जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे किया जाता है। ओके, ये तीनों का इंटरेस्ट देने के बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटर्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, ये पे होता है। व्हाट बेटा व्हाट? ये मैं जनरल बोल रही हूँ आपको, ये मैं जनरल बोल रही हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आपको ये जानना जरूरी है। आया बात समझ में? उसके बाद लिंक लगेगी। आया समझ में वैशाली? मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये पहले बता देती हूँ। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना अवेलेबल है। आया बात समझ में? आपको पता है आपके घर में आपको सैलरी भी मिलती है, तो सैलरी में से भी आप हिस्सा निकालते हो ना। इतने रुपए का किराना, इतने रुपए की बच्चों की ट्यूशन फीस, इतने रुपए का भैया और कुछ हमारा ईएमआई होगा वो, ये सब देने के बाद जो पैसा हमारे पास बचता है वो हम सेव करते हैं। नॉर्मली हम सैलरी का भी ऐसे ही करते हैं, समझा? आपकी जितनी भी सैलरी होगी, सपोज 10,000 रुपए महीना में कमाती हूँ, तो 10,000 रुपए में से मैं डिसाइड करती हूँ कि 2,000 रुपए का मैं किराना भरूंगी, 1,000 रुपए में मेरा सिलेंडर और इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। ओके, ऐसे हम अलग अलग से हिस्से बनाते हैं अपने सैलरी के। यस और नो? अरे यस और नो, घर चलाते हैं ना हम। जब हमारे पास घर चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा। कहाँ से आता है पैसा घर चलाने के लिए? तनख्वाह से। तनख्वाह में से हम अलग अलग हिस्सा निकालते हैं ना। ये भैया दूध वाले का पैसा, ये किराने वाले का पैसा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और सिलेंडर का पैसा, ये हमारे बीसी वाले का पैसा, बीसी डालते होंगे आप तो। ओके, तो हम अलग अलग निकालते हैं ना। और चलो भैया 10,000 रुपए तनख्वाह आप कमाते हो, उसमें से 500 रुपए भी बचते हैं ना, वो आप बचा के रखते हो बेटा। आया बात समझ में? ओके, सबके पैसे चले गए, अब 500 रुपए जो बचते हैं वो अपने। आया बात समझ में? वो 500 रुपए में से आप खुद के लिए कुछ खरीदते हो। हाँ, हर एक कमाने वाले की ये कैफियत होती है। आया बात समझ में? ओके, तो सबका खर्चा हो जाने के बाद बेटा, सेव करने के बाद पैसा सब कुछ होने के बाद जो बचता है वो आखिर में वो उसका होता है। वो चाहे 200 रुपए बचे, वो चाहे 500 रुपए बचे, और सब करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो उसका होता है। गॉट इट? तो वो अगर 500 रुपए बचते हैं तो वो बंदा कुछ खरीदता है, कुछ कहीं चला जाता है, या फिर कुछ उसके मन मुताबिक करता है। ठीक है, बस कंपनी भी ऐसे ही करती है। तो घर का जो कमाने वाला इंसान होता है वो घर का ओनर होता है। आया बात समझ में? इज द मालिक ऑफ दैट घर। हाँ या ना बोलो? द वन हु मैनेजेस द होम इज द ओनर ऑफ द होम। आया बात समझ में? उसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जस्ट लाइक दैट। क्यों वो बचा कुचा लेते बेटा? क्योंकि वो मालिक है कंपनी के। आया बात समझ में? सबको देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। आया बात समझ में? जैसे घर में सबकी जरूरतें पूरी करने के बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं तो पापा उसका खुद के लिए इस्तेमाल करते, खुद के लिए कुछ खरीद लेंगे। तब तक के पापा किसी खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते। आया बात समझ में? पहले वो दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की सारे खर्चे पूरा ही कर देते हैं। आपकी ट्यूशन फीस, आपका भाई और कुछ खर्चा चाहिए, आपने पहले से डिमांड करके रखी है, पापा ये दिला दो। ओके, तो ये सबको प्रोविजन करने के बाद अगर कुछ थोड़े बहुत पापा के पास पैसे बचते हैं तो पापा खुद के ऊपर खर्चा करते हैं।
आया बात समझ में सबका होने के बाद? तो इसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ भी होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स, आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो आखिर में जो बचता है, ओके, सेव करने के बाद, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड होता है। आया समझ में? और कैसे ये डिविडेंड होता है, कैसे प्रपोज होता है, कैसे अप्रूव होता है, कैसे डिक्लेयर होता है डिविडेंड, ये पूरी प्रोसीजर मैं सिखा चुकी हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपको नहीं याद आता है तो मेरा 34 नंबर का लेक्चर देख लेना। आया समझ में? याद आया? प्रपोज कौन करता है रे? हु प्रपोजेस द डिविडेंड? हु प्रपोजेस द डिविडेंड? प्रपोज कौन करता है डिविडेंड? यस, एग्जैक्टली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं डिविडेंड। किसको प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड? किसको प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड? एग्जैक्टली, इक्विटी शेयर होल्डर्स के सामने प्रपोज करते कि भाई हम चाहते हैं, हमने ऐसा सोचा है कि आपको 15% से डिविडेंड दिया जाए। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में, इक्विटी शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके डिसाइड करते कितना परसेंट डिविडेंड उनको चाहिए। कंपनी ने प्रपोज किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया 15%। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया 15%, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहते हैं 12%। ठीक है, उससे कम वो मांग सकते हैं। कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर्स जितना प्रपोज किया है उससे कम या फिर उतने के बराबर मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते कभी। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया 15%, तो भाई हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स 16%, 20% नहीं मांग सकते। या तो वो ले सकते हैं सीधा पैरेलल 15%, या फिर उससे कम पे भी एग्री हो सकते हैं। तो भाई हम इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, हमने डिसाइड किया कि हमको 12% चाहिए। बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको बोल दिया, अप्रूव कर दिया, आपने अप्रूव कर दिया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका सुन लिया। ओके, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारी XYZ कंपनी लिमिटेड ने ये डिसाइड किया है, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं, XYZ कंपनी ये डिक्लेयर कर रही है कि वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 12% के हिसाब से डिविडेंड देगी इस साल, as discussed and approved in the annual general meeting by passing a ordinary resolution। annual general meeting में ordinary resolution पास करके सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने यह फैसला सुनाया कि हम 12% से डिविडेंड एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कंपनी क्या करती है फिर? कंपनी वो पैसा, वो जो डिविडेंड का पैसा है वो कहाँ पे ट्रांसफर करती है बेटा? बैंक अकाउंट में। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर जो कंपनी है वो पैसा, डिविडेंड का पैसा, एक कैलकुलेशन होता है ना, जब कंपनी ने 12% से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो आपका जितना भी शेयर कैपिटल है उसका 12%, जितना भी शेयर कैपिटल है उसका 12% कंपनी एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करती है, और उस अकाउंट से, उस बैंक अकाउंट से सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा ट्रांसफर होता है उनके खुद के अकाउंट में। आया समझ में? यस और नो? ये जो डिविडेंड का पैसा है, ठीक है, मेरे 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 लाख का 12% कितना होता है रे? 10 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स है, 10 लाख का 12% कितना होता है? हाउ मच? 12% ऑफ 10 lakhs इज 10 लाख का 12% कितना होता है? 10 लाख का 12%। बेटा 10 lakhs बोला है मैंने, 10 lakhs। 10 lakhs का 12%। 10 lakhs का 12% कितना होता है बेटा जी? सब मिलकर बताओ मुझे। 10 लाख का 12% कितना होता है? एग्जैक्टली exactly, 1,20,000। ये तो आपके मुंह पे कैलकुलेशन होना चाहिए। आया बात समझ में? तो ये जो डिविडेंड है मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना अमाउंट है? लिखो एग्जाम्पल कहीं पे,
ओके, ये एग्जाम्पल लिखो कहीं पे। एग्जाम्पल इज, भैया मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने रुपए के हैं, 10 लाख रुपए के। 10 लाख के इक्विटी शेयर्स के ऊपर मैं डिसाइड करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ डिविडेंड 12% से। 10 लाख के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 10 लाख के इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं XYZ कंपनी लिमिटेड डिक्लेयर कर रहा हूं डिविडेंड 12% से बराबर 1,20,000। तो 1,20,000 में एक अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, ठीक है। डिविडेंड अकाउंट नाम से बैंक में एक अकाउंट बनाता हूँ, डिविडेंड अकाउंट नाम से बैंक में एक अकाउंट बनाता हूँ, 1,20,000 रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ और बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि भाई मेरे सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डिविडेंड भेज देना। इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट कौन से, डीमैट अकाउंट से सारे। इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स कौन से हैं, डीमैट अकाउंट से सारे। तो भाई वो बैंक अकाउंट सीधे उनके डीमैट अकाउंट को क्रेडिट कर देगी डिविडेंड के पैसों से। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। आया समझ में, आया समझ में। आप में से किसी को स्कॉलरशिप मिलती है क्या, स्कॉलरशिप? एनी वन ऑफ यू गेट्स द स्कॉलरशिप? बरं, चलो कोई ना। ठीक है, जिस तरीके से ऑटोमेटिकली बैंक का ब्याज आपको मिलता है, बैंक का ब्याज ऑटोमेटिक मिलता है ना, आपको कुछ करना पड़ता है क्या? आपके बैंक खाते में भैया 3 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो बैंक उस पर ऑटो क्रेडिट कर देती है आपके अकाउंट में इंटरेस्ट। यस और नो? आपको जाना पड़ता है कि बैंक के पास, भाई मेरा ब्याज दे दो, ऐसा बोलना पड़ता है क्या? एग्जैक्टली, बैंक खुद ब खुद आपके अकाउंट में पैसे भेज देती है। उसी तरीके से कंपनी का डिविडेंड भी आपके डीमैट अकाउंट में आता है। कंपनी का डिविडेंड भी आपके डिमैट अकाउंट में आ जाता है। आपका डिमैट अकाउंट नहीं होगा तो कौन से वे से आएगा रे? आपका डिमैट अकाउंट नहीं है तो कंपनी आपको कैसे डिविडेंड पे करेगी, बोलो? पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा डिमैट अकाउंट को, सबसे पहले क्रेडिट होगा आपका डिमैट अकाउंट। अगर आपका डिमैट अकाउंट नहीं है तो आज भी आपके पास फिजिकल शेयर है तो कैसे भेजेगी? हमने लेटर्स में पढ़ा है, लेटर्स में ये सब कुछ मैं सिखा चुकी हूँ आपको। अगर आपका डिमैट अकाउंट नहीं है तो आपको कैसे पैसे भेजे जाएंगे, कैसे डिविडेंड देगी बैंक, ये सॉरी आपकी कंपनी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बेटा जी, एनईएफटी या फिर ईसीएस। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपके बैंक डिटेल्स तो उनके पास होंगे ना। आपने बैंक डिटेल्स तो दिए होंगे ना अपनी कंपनी को कि भाई ये मेरे बैंक का खाता है, ये मेरा सेविंग अकाउंट नंबर है, ये मेरे बैंक ब्रांच का। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपका बैंक का खाता तो है, आपके बैंक के खाते में सीधे पैसे आ सकते हैं ना, एनईएफटी के जरिए, ईसीएस के जरिए। हाँ या ना बोलो? एग्जैक्टली यही तो लेटर्स में था। याद आया, यही तो लेटर्स में था। पहले तो डीमैट अकाउंट में भेजेंगे, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको एनईएफटी या फिर ईसीएस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या फिर एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर से आपको पैसा भेजेंगे। लेकिन आपके पास दोनों नहीं है ना, आपके पास डीमैट अकाउंट है ना आपके आपके बैंक डिटेल्स कंपनी के पास है, तो तीसरा रास्ता कौन सा है कंपनी के पास? एग्जैक्टली अक्सा, तीसरा रास्ता है कंपनी के पास, डिविडेंड वारंट भेजेंगे आपके पते पर, क्योंकि आपका पता तो है ना कंपनी के पास। यस और नो? यस और नो? एग्जैक्टली तो तीन रास्ते हैं कंपनी के पास। पहला रास्ता कौन सा? आपको डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है। पहला रास्ता कौन सा है कंपनी के पास? पहला रास्ता कौन सा बोला मैंने? डीमैट अकाउंट क्रेडिट कर देगी। पहला रास्ता कौन सा है कंपनी के पास? आपका डीमैट अकाउंट क्रेडिट कर देगी। दूसरा रास्ता कौन सा है कंपनी के पास? दूसरा रास्ता कौन सा है कंपनी के पास? या तो एनईएफटी या फिर ईसीएस से वो आपका अकाउंट क्रेडिट कर देगी, आपका बैंक अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अरे बच्चों, समझा क्या? पहली केस में आपका डीमैट अकाउंट क्रेडिट होगा,
पहली केस में आपका डीमैट अकाउंट क्रेडिट होगा डिविडेंड के अमाउंट से। पहली केस में आपका डीमैट अकाउंट क्रेडिट होगा डिविडेंड के अमाउंट के साथ। दूसरी केस में आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा डिविडेंड अमाउंट के साथ, एनईएफटी या फिर ईसीएस के द्वारा। आया समझ में? एनईएफटी या फिर ईसीएस के द्वारा आपका बैंक अकाउंट, चलो डीमैट नहीं है तो बैंक अकाउंट से, डीमैट नहीं है तो बैंक अकाउंट से ही आपके बैंक अकाउंट में एनईएफटी या फिर ईसीएस कंपनी करवा देगी, डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। और तीसरा और आखिरी रास्ता क्या है बेटा? तीसरा और आखिरी रास्ता कौन सा है? डिविडेंड वारंट। आपके घर का पता तो कंपनी के पास है ही। जब आपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजा था तो आपने आपका घर का पता कंपनी को बता दिया था, तो आपके घर के पते पे कंपनी डिविडेंड वारंट भेजेगी। अगर आपका डिमैट अकाउंट भी कंपनी के पास नहीं है, अगर आपका बैंक डिटेल्स भी कंपनी के पास नहीं है, तो तीसरा रास्ता कंपनी अपनाती है और आपके घर पे आपका डिविडेंड वारंट आता है। और ये डिविडेंड वारंट आपने नहीं लगाया बैंक में तो डिविडेंड वारंट आके पड़ा है, ठीक है, पड़ा हुआ है घर में, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? डिविडेंड वारंट आके पड़ा हुआ है आपके घर में, आपका ध्यान ही नहीं। 10,000 रुपए का डिविडेंड मिला है आपको, 10,000 रुपए का डिविडेंड पड़ा मिला हुआ है आपको, और वो डिविडेंड वारंट घर में आकर पड़ा हुआ है, आपका ध्यान ही नहीं। तो क्या होगा? लॉस होगा। किसका होगा? इन्वेस्टर का होगा, हाँ या ना? बोलो बोलो। एग्जैक्टली यही हमको पढ़ना है। आया बात समझ में? यही हमको पढ़ना है। गॉट इट? भाई कंपनी के पास ना मेरे डिमैट अकाउंट्स थे, ना मेरे ईसीएस ईसीएस डिटेल्स कंपनी के पास है। ओके, कंपनी मेरे घर पे डिविडेंड वारंट भेजती है, डिविडेंड वारंट मेरे घर पे आता है, लेकिन मैं तो अब्रॉड चली गई, मैं चली गई यूके, लंदन में मैंने अपना घर बसा लिया और बस लंदन में रह रही हूँ। मेरे घर के, इंडिया के घर के एड्रेस पे वो डिविडेंड वारंट हमारा जो पोस्टमैन है वो डालकर चला गया। वो 7 साल से घर बंद पड़ा हुआ है, तो वो डिविडेंड वारंट वैसे के वैसे रह जाएगा? यस और नो बोलो। वो पैसा मुझे मिल सकता है क्या? नहीं। तो कंपनी वो पैसा वापस ले सकती है क्या? मेरा डिविडेंड कंपनी वापस ले सकती है क्या? बोलो बोलो। मुझे मिला हुआ डिविडेंड क्या कंपनी वापस ले सकती है? आपको क्या लगता है, क्या कंपनी वापस ले सकती है? नहीं, कंपनी आपका डिविडेंड आपसे कभी वापस नहीं ले सकती है। कंपनी चाहकर भी आपका डिविडेंड, वंस इट्स डिक्लेयर्ड, आया बात समझ में? उसकी पेनल्टी हमने ऊपर पढ़ी थी कि एक तो कंपनी ने डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, और एक बार अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया बेटा तो मर के भी आपको देना पड़ता, और एक बार जो दे दिया सो दे दिया। गॉट इट? डिविडेंड वारंट मेरे घर पे आता है, पड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो अब्रॉड रह चुकी हूँ। ओके, मैं तो अब्रॉड रह रही हूँ, आई हैव शिफ्टेड, अब मेरे पास में यूके की रेसिडेंटशिप है, आई एम रेसिडेंट ऑफ यूके। आया बात समझ में? तो अब मेरे घर पे कौन से लेटर्स आ रहे हैं? मेरे डिविडेंड वारंट्स आ रहे हैं, मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना है क्या? मुझे पता भी चलेगा क्या? बोलो। मुझे नहीं पता चलेगा। आई हैव गॉट दिस सिटीजनशिप ऑफ यूके, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ओके, या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट्स मैंने करके रखे, अब मेरे पास, अब मेरे बाद देखने वाला कोई नहीं है, एंड आई गॉट डाइड। ओके, मैं मर गई, अब मेरे बाद कोई देखने वाला ही नहीं है मेरे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, तो मुझे डिविडेंड मेरे अकाउंट, मेरे घर पे आता भी है तो क्या कोई कलेक्ट कर पाएगा वो डिविडेंड? बोलो। एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं, बाजू मेरे बाद में कोई लेने वाला नहीं है, मेरे कोई नॉमिनी नहीं है। ओके, मेरे कोई नॉमिनी नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखे है शेयर्स में, मेरे शेयर्स पे डिविडेंड भी मिला, कंपनी ने बाकायदा डिविडेंड दिया, डिविडेंड वारंट घर पे आकर पड़ा हुआ है, और मैं मरने को भैया टाइम हो चुका है, कई सारा साल। ओके, तो वो डिविडेंड वारंट वैसे की वैसे ही पड़ा रहेगा। वो डिविडेंड कोई क्लेम कर सकता है क्या? बोलो। वो डिविडेंड कोई और क्लेम कर सकता है क्या मेरे बिहाफ में? या तो मैं यूके चली गई या फिर मैं मर गई, तो वो डिविडेंड कोई क्लेम कर सकता है क्या? एग्जैक्टली कोई नहीं कर सकता। बस यही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, यही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, अनक्लेम डिविडेंड।
जो डिविडेंड क्लेम नहीं करता, कोई यूके चला गया, किसी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है डिविडेंड वारंट की तरफ, या फिर डिविडेंड वारंट घर पे आकर पड़ा है और सामने वाला इन्वेस्टर मर चुका है, तो इन सारी केसेस में क्या डिविडेंड क्लेम हो सकता है? बोलो, इन सारी केसेस में क्या डिविडेंड क्लेम हो सकता है? सिंपल एज दैट, इन सारी केसेस में डिविडेंड क्लेम नहीं हो सकता है। बस अब नोट्स खोलो, अब नोट्स खोलो। आया समझ में? ये वाला जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना, वो रजिस्टर में लिख लो। आया समझ में? ये जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा हुआ है, ये आप रजिस्टर में लिख लो कि कैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। आया समझ में? कैसे उसकी कैलकुलेशंस होता है, वो पीडीएफ लिख लेना। और जो अनक्लेम डिविडेंड है, मरने के बाद, अब्रॉड शिफ्ट होने के बाद कोई बाकी का बच्चा छुआ नहीं है, तो ऐसे अनक्लेम डिविडेंड का क्या होता है, कंपनी इसके साथ क्या कर सकती है? कंपनी इसको वापस ले सकती है क्या? हाँ, इसका कोई नहीं है तो मैं वापस ले लेती हूँ, कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? बोलो बोलो। ये जो 1,20,000, जैसे मैंने 10 लाख का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया कि 10 लाख के मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, 10 लाख के मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उसके ऊपर 12% से मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। 10 लाख का 12%, 1,20,000 मैंने डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया बैंक के। ये 1 लाख रुपए सबके अकाउंट में चले गए, लेकिन ये 20,000 रुपए पड़े हुए हैं मेरे बैंक अकाउंट में। ये 20,000 रुपए आखिर के बचे हुए, कोई ले ही नहीं रहा है ये डिविडेंड। ये मेरे इन्वेस्टर्स मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। 7 साल से ये मेरे पास में पैसा पड़ा हुआ है, ये 20,000 रुपए उसी डिविडेंड अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब ये पैसे का मैं क्या करूं? बोलो। अब ये जो अनक्लेम डिविडेंड है, ये 20,000 रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, अब मैं इसका क्या करूं? बोलो, अब मैं इसका क्या करूं? तू ही बता, इस अनक्लेम डिविडेंड का अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बोलो। इस अनक्लेम डिविडेंड का 1 लाख रुपए की पूरे मेरे इन्वेस्टर्स मिल गए, सबके अकाउंट में डिविडेंड चला गया, लेकिन ये जो 20,000 रुपए पड़े हुए हैं ना, ये अनक्लेम्ड है और पिछले 7 साल से ये वही पड़े हुए हैं। कहाँ पे ट्रांसफर करोगे अक्सा? कहाँ पे ट्रांसफर करोगे ये 20,000 रुपए जो अनक्लेम्ड पड़े हुए 7 साल से पिछले? कहाँ ट्रांसफर करोगे? Exactly, Daneshwari, exactly. This is going to transfer it into investors education fund. इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड में ये पैसा ट्रांसफर होगा। ये पिछले 7 साल से ये जो 20,000 रुपए पड़े हुए हैं ना, ये पिछले 7 सालों से मेरे डिविडेंड अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, ये ट्रांसफर करने पड़ेंगे मुझे। कहां पर? इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड में, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। बरोबर ज्ञानेश्वरी? कौन से पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ लेकिन मैं? सिर्फ अनक्लेम्ड डिविडेंड वाले। कौन से पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ मैं? सिर्फ और सिर्फ अनक्लेम्ड वाले, जो भी मेरा अनक्लेम डिविडेंड है। ऐसे कई सारे अकाउंट से मेरे अलग अलग साल का अलग अलग डिविडेंड अकाउंट बना हुआ है बैंक में, ठीक है? कुछ 2010 का है, कुछ 2011 का डिविडेंड अकाउंट है, ठीक है? तो ये दोनों अकाउंट में 2010 और 2011 के डिविडेंड अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो मुझे वो उठा के ट्रांसफर करने पड़ेंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे? 7 साल या 7 साल से ज्यादा, 7 साल, एग्जैक्ट 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा कोई भी डिविडेंड अगर अनक्लेम्ड रहता है, कोई उसको मांगने वाला नहीं आता है, जिसको मिलना चाहिए वो मांगने के लिए नहीं आता है, तो उसका पैसा ट्रांसफर होता है, डिविडेंड अनक्लेम ट्रांसफर होता है इनटू, यस, अनक्लेम डिविडेंड ट्रांसफर होता है इनटू इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। आया समझ में? इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इतना क्लियर है बेटा? वैशाली, वैशाली जी, डिविडेंड कहां से आता है, कैसे बैंक अकाउंट में आता है, कैसे भैया ये प्रपोज, अप्रूव और डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओके, डिविडेंड कहां से आता है? सोर्स ऑफ फंड यहाँ पे मैंने दिखा दिया। ये जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी ना, ये जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी, ये जो पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है, तो इससे पता चलता है कि डिविडेंड कैसे आता है, और फिर वो डिविडेंड आने के बाद कैसे उसको प्रपोज, अप्रूव और डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर करने के बाद कैसे बैंक अकाउंट में पैसा डाला जाता है, और वो बैंक अकाउंट में अगर अनक्लेम डिविडेंड है, अनक्लेम डिविडेंड पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ जाता है? यस एग्जैक्टली, वो अनक्लेम डिविडेंड कहाँ जाता है? 7 साल या 7 साल से ज्यादा पड़ा हुआ अनक्लेम डिविडेंड कहाँ जाता है? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाता है। बस यही हमारा पॉइंट नंबर 4 है।
हम मिलते हैं वापस, हम मिलते हैं वापस, और अब हम नोट्स पढ़ेंगे। मैं लिंक वापस भेज रही हूँ। मजा आ रहा है, यस और नो? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी लिंक मैंने समझा दी, कहां से आता है और कहां को जाता है, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर। ये पीडीएफ की वजह से आपको समझ में आएगा कहां से आता है। ओके, कैसे प्रपोज, अप्रूव और डिक्लेयर होता है, ये मेरे पिछले 34 नंबर वाले के लेक्चर में बता दिया। अब भैया ये हमारा डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होने के बाद बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, ये भी लेक्चर नंबर 34 में हो गया। ओके, अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 35 में, 36 में, कि ये जो अनक्लेम्ड, यस, ये जो अनक्लेम्ड वाला है ये जाता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, और उसके साथ क्या क्या होता है ये बस मैं 5 मिनट के बाद आपको लिंक भेज रही हूँ और हम उसमें डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 82। ओके गाइज, ओके गाइज, चलो मिलते हैं बस 5 मिनट में, इसका बैकअप ले लेते हैं और 5 मिनट में मिलते हैं। ठीक है, तब तक कि आप कुछ खा लो, पानी पी लो, आई विल बी बैक।